तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में हमने लास्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे और हमने ये सारा अच्छा स्टैंडर्ड जो डिटर्मिनेंट्स है वो सारा नोट कर लिया था। यस सर। फैक्टर थ्योरम एंड सो ऑन ये भी नोट कर लिया। ओके अभी इसमें बचता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हम टू सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट रो बाय कॉलम, रो बाय रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम कोई भी मेथड से अपन कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, बट जो टू डिटर्मिनेंट्स हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल टू ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, इनका मल्टीप्लिकेशन अभी हम अगर रो बाय रो मेथड से करेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि हमने फर्स्ट रो के जैसे हमारा जो आंसर आएगा वो भी अभी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही आएगा। उस आंसर को मैं अभी A11 A12 A21 A22 लिख रहा हूँ। तो जो ये A11 वाला एलिमेंट है और हम अगर रो बाय रो मेथड से जा रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो एंड सेकंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा। दैट मींस ये AP प्लस BQ आएगा। समझ आ गया? हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट यस का सर। फर्स्ट रो एंड सेकंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से लिखा। अब लेट्स से अपन को 821 लिखना है तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? So CR plus DS. CR प्लस DS। सिमिलरली A12 में AR प्लस BS और A22 में CR प्लस, एक मिनट तुमने यहाँ पे क्या बोला? ये CR प्लस DS नहीं, Sorry, CP plus QD. हाँ CP प्लस QD एंड CR प्लस DS। ये हमने रो बाय रो मेथड से मल्टीप्लाई किया। अभी हम अगर रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी AP प्लस BR। अभी हम कॉलम वाइज लेंगे तो AP प्लस BR आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट जो A12 आएगा इसमें फर्स्ट डिटरमिनेंट का, बिकॉज अपन रो बाय कॉलम जा रहे हैं तो फर्स्ट डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो एंड सेकंड डिटरमिनेंट का सेकंड कॉलम यूज करेंगे एंड एलिमेंट विल बी AQ प्लस BS। ठीक है, A21 will be CP plus DR and A22 is DQ plus, sorry, CQ plus DS। तो रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, ये चारों ही मेथड से अपन डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंस डिटरमिनेंट एक नंबर है तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, वो जो टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से भी सेम आता है, यहाँ से भी सेम आता है। और इसका रीजन यही है कि हम डिटरमिनेंट को रो वाइज भी ओपन कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बट मैट्रिक्स में जब अपन बाद में डिस्कस करेंगे तो मैट्रिक्स में ओनली हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वहां पे ओनली ये अलाउड है। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट्स को, चाहे रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम कैसे ही कर लो, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अगर हम कुछ ऑब्जर्व करें एलिमेंट्स में तो देखो इस वाले केस में PR और QS ये मैच कर रहे हैं। अगर हम यहां से जाएं तो AABB एंड CCDD मैच कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या कि डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना तो सिंपल है, बट क्वेश्चन जो है इन जनरल डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन पे नहीं आता। ऑलरेडी मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स को टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करना है। कि जैसे मान लो ये वाला केस है,
ये कौन सी टू डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये अपन को लिखना है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे अभी रो वाइज ए और बी आ रहा है, तो हमने फर्स्ट रो में ए और बी लिख दिया। कॉलम वाइज पी और क्यू आ रहा है, तो हमने फर्स्ट कॉलम में पी और क्यू लिख दिया। ऐसे ही सेकेंड रो में सी और डी आ रहा है, तो यहाँ सी और डी, और ऐसे आगे समझ आ गया होगा, यहाँ Yes, sir. आर और एस। तो ऑल्दो हमने ये डिटर्मिनेंट को रो बाय रो मेथड से मल्टीप्लाई करके बनाया था, लेकिन जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन ब्रेक किया तो हमने रो बाय कॉलम मेथड से लिखा है। और डिटरमिनेंट के केस में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अभी पी एस माइनस क्यू आर लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू भी पी एस माइनस क्यू आर ही लिखा हुआ है, तो वो सेम ही आएगा ऑलवेज। तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट्स को टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, टू सेपरेट डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये बस इंपॉर्टेंट है। और ये हम ऑलवेज हम इस टाइप से देख लेंगे कि रो वाइज कॉलम क्या आ रहा है और कॉलम वाइज कॉमन क्या आ रहा है। अब जैसे ऐसे होता, हम अगर कोई एक ऑलरेडी मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट है और उसको ब्रेक करना है, तो ऐसे है, cos ऑफ a माइनस पी, cos ऑफ a माइनस क्यू, cos ऑफ a माइनस आर, ऐसे ही cos ऑफ b माइनस पी, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है। तो एक तो ये होगा कि अपन इसको सारा कुछ ओपन करें और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेकंड, कि इस डिटरमिनेंट को हम टू डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें, और उससे पहले एक बार इसको लिखें, तो ये cos a cos p प्लस sin a sin p इस टाइप के फॉर्म में लिखा हुआ है। तुम्हें इससे पहले कुछ नोट करना है तो एक बार देख लो, कुछ नोट करना है। No, sir, no, sir. तो ये अब टू डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखें? ये Sir, थर्ड cos ऑर्डर का A, डिटरमिनेंट है। sir, cos हाँ, A sin A in कुछ अभी समझ नहीं रहा तो अपने भी उसको x मान लिया। ठीक है, तो yes, sir. ऐसी सेकंड रो में Cos B cos sin b D. sin b y मान लिया कुछ, एंड cos c sin c z आ जाएगा। अब सेकंड में बताओ, Cos B sin B, but like in a column, sir. रो वाइज कॉलम वाइज? Column wise, sir. Cos B sin B. cos p sin p, और अभी And यहाँ then पे कुछ Z, A. हाँ, तो कुछ भी ले लिया, And then cos q sin q, and then cos R sin R. बट अभी एक्स वाई जेड और एल एम एन को फिक्स करो। So one, अगर मतलब एक्स वाई जेड एलिमेंट्स, ऑल सिक्स एलिमेंट्स को वन 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 ऐसे, yeah, I think so, sir. लेट्स से कि चलो वन है, तो फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है? cos a cos p But प्लस it does, sin a yes, sin b प्लस x इंटू एल वाला एक टर्म आ जाएगा, yes, sir. और हमें x इंटू एल नहीं चाहिए। दैट मीन्स x इंटू एल जीरो होना चाहिए। x इंटू एल जीरो कब होगा? जब आइदर x और l इज इक्वल टू जीरो। Yes, sir. तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं
या तो इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो कर दो, या फिर एलिमेंट को भी जीरो कर सकते हैं। तो ऐसा करने से वो जो थर्ड वाला टर्म है वो नहीं आएगा। और अगर एक डिटर्मिनेंट की ऑल एक कॉलम की ऑल एंट्री जीरो हो गई तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो Yes, sir. एक्स वाई जेड वाले एलिमेंट जीरो हो गए या फिर एल वाले एलिमेंट जीरो हो गए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इसको हमें टू डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट करें अपन, तो देखो क्या एलिमेंट्स आते हैं। So I can't tell. जैसे अब ये वन प्लस वन बनाना है, और वन प्लस वन का मीनिंग अगर हम एक बार थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की अलग से बात कर लें, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 का मल्टीप्लिकेशन विद L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। अगर ऐसे करना होगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, रो इनटू कॉलम वाइज। बोलो। So AL1 plus AM1 plus the BM1 plus the CN1. ठीक है, A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1। ठीक है, अब अगर अपन ये एलिमेंट लिखेंगे तो ये A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो ये एलिमेंट इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पे ये इस टाइप से लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट इट एज 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1।
1 1 1 को। तो अगर 1 1 1 है तो यानी कि 1 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 से होगा, तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा। Yes, sir. अब आगे ट्राई करो कि यहाँ पे क्या आएगा। अब जैसे अपन को अल्फा बीटा गामा चाहिए। So, अच्छा एक मिनट, ये वाला अल्फा बीटा गामा yes, sir. Alpha, beta, gamma in a column, sir. The second. किसके लिए? So, alpha square, beta square, gamma square, sir. अब आगे And समझ आ then, गया। and so same for the other one symmetrically, but in rows. एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। एंड सेकंड वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू भी यही है। ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर इज a माइनस b माइनस c माइनस a। तो वही लिखा हुआ है, दोनों डिटरमिनेंट दोनों का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आया सॉल्यूशन? Yes, sir. So can you scroll up after? Done, sir.
So it will be हाँ बोलो. so in one it will be a minus x, b minus x, c minus x in a row, and then the other will be a minus x, b minus x, c minus x in a column. No, you are converting this in terms of two determinant, or you are writing RHS. RHS, sir. Or should I convert this one, sir? Okay, just again एक बार RHS बोलना. तुमने RHS क्या लिखा? So I said a minus x, b minus x, c minus x in a row, and then the same in a column on the other. But देखो, if you have written this and let's multiply these two. After multiplication, first element क्या बन रहा है? A Alright. minus x whole square plus b minus. Right. समझ Yes, आ- sir. Yes. Sir. जो कि हमें तो only a minus x whole square ही चाहिए. अभी in this case, you have to convert this LHS into multiplication of two determinant. तो रो वाइज कॉमन क्या दिख रहा है? So x. मतलब थ्री टर्म्स जो है वो बताओ. जैसे a1 b1 c1 इस टाइप से. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि इनमें a1 b1 c1 कॉमन आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. इन दिस केस So 1 2. So 1 2x x square. 1 2x x square कॉलम वाइज. So 1 2a a square. 2a लिखना चाहिए या ओनली a No, लिखना so we चाहिए? put the 2 in the row. So बिकॉज 2 तो अपन ने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, तो Yes, ओनली sir. a आ जाएगा. तो अब डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट कर लो. Yes, sir. Done. And then so yes, z square. ठीक है, अभी हमें a माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म चाहिए. अगर हम अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा. बट हमें Yes. a स्क्वायर अलग करना है, एक्स स्क्वायर करना है. मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली का मतलब कि अभी तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर से होगा. हमें ऐसा नहीं करना है, तो फिर क्या चेंज करें? Sorry, sir. Can you repeat? अभी if we multiply these two determinants directly, then this x square will be multiplied with this a square. Yes, sir. But we need a square and x square terms separately. तो क्या चेंज करने हैं कि हम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये टर्म्स एक्स स्क्वायर अलग टर्म बन जाए, ए स्क्वायर अलग टर्म बन जाए. तो मतलब आई मीन कि अगर Yes, हमने sir. कुछ इस तरह से. हाँ बोलो. So I'm not sure. अगर हम इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 से कर लें और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर से कर लें, तो एक्स स्क्वायर अलग और ए स्क्वायर अलग आ जाएगा. Yes, sir. बट उसके लिए इनका पोजीशन इंटरचेंज करना होगा. Yes, दैट sir. मींस इन सेकंड डिटरमिनेंट if we apply r1 interchange r3, रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज किया, तो टू रोज को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है. और ये हम अभी फर्स्ट डिटरमिनेंट को एज इट इज सेकंड में ये चेंज किया, तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा. एंड दिस विल बी नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1. ऐसा करने से अभी बेनिफिट क्या हो रहा है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर इंटू 1 आ रहा है, 2 इंटू a इंटू एक्स आ रहा है, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 आ रहा है.
ठीक है। अभी ये जो माइनस साइन है इसको क्या करेंगे कि माइनस साइन को कोई भी एक रो या कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं हम। तो हमने एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए मिडिल वाले रो में ट्रांसफर कर दिया। एक बार देखना यहाँ तक जो मैंने किया है ये सारे स्टेप समझ आने के। Yes, so we're trying to recreate RHS by मल्टीप्लाइंग switching rows. दिस। Yes. अभी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म विल बी बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब जो भी आरएचएस में लिखा हुआ तो वही बन जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. नोट किया? So 1 second. So can you scroll down? Yes, sir. Done. ये भी एज ए क्वेश्चन भी है और एक प्रॉपर्टी भी है और वो अपन को ध्यान भी रखनी है कि कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है और उसका ऑर्डर n है। उस ऑर्डर के उस डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं उनसे हम अगर डिटर्मिनेंट बनाए उसको डीसी बोला। तो दिस द वैल्यू ऑफ डीसी इज डी रेज टू पावर n माइनस 1। और जस्ट एक सिंपल कि ए बी सी डी ये डी है। ऑल्दो अपन प्रूव ऐसे नहीं करेंगे बट अभी के लिए ये डी है। तो इसका डीसी एक बार तुम बताना क्या बनेगा। कोफैक्टर पता है ना, ध्यान है ना क्या होता है। Yes, sir. We covered it last class. तो एलिमेंट ए का कोफैक्टर क्या होगा? So A, D. नहीं, ओनली डी। कोफैक्टर में के पहले Oh, अपन yes, yes, sir. Yes, sir, sir. Yes.
तो माइनर तो डी हो जाएगा, मतलब M11 इन दिस केस डी है, एंड C11 विल बी -1 raised to power 1 + 1 into D। Yes, ठीक है, एलिमेंट बी का कोफैक्टर minus C. एलिमेंट सी का कोफैक्टर B. -B, Yes, sir. एंड डी का ए हो जाएगा। A. इसका डिटरमिनेंट वैल्यू AD - BC आ रहा है, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू AD - BC आ रहा है, तो ये D raised to power 1 आ रहा है, Yes, sir. तो DC is D raised to power 2 - 1 बिकॉज ऑर्डर 2 है। तो ये मीनिंग है, प्रूफ नहीं है, ये मीनिंग समझ आ गया। Yes, sir. अभी अपन को प्रूफ करना है फोर्थ ऑर्डर n, तो उसका मेथड ये है, हमने डिटरमिनेंट डी को इस तरह से कुछ मान लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स जो हैं एलिमेंट्स के, उनको कैपिटल C से नोट कर दिया। C11 इज कोफैक्टर ऑफ A11, C12 इज कोफैक्टर ऑफ A12 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी D इंटू DC कंसिडर करें, तो हमें इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन रो वाइज किया, तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या बन रहा है? So can you repeat? My Wi-Fi was cutting. we have to multiply these two determinants, और हम अभी ये मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो मेथड से कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा? A11 C11 plus एंड A12 C12 plus A13 C13. ये समझ आ गया? Yes, sir. सेकंड एलिमेंट So second element would be A11 C21 plus A12 C22. ठीक है, ऐसे ही आगे और कुछ बन जाएंगे। अभी लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, ये जो लिखा हुआ है ये डी के इक्वल लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल, Yes, sir. और ये 0 लिखा हुआ है। So can you explain how that is 0? If all elements of a row are multiplied and added by corresponding cofactors, Yes, sir. value becomes D. And if all elements of a row are multiplied and added by cofactors of some other row, then value becomes 0. Yes, sir. तो अभी हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे कोई डिटरमिनेंट बन जाएगा, यानी कि ओनली जो डायगोनल है उसमें तो डी आएगा, A11 A22 A33 A44 वाले जो एलिमेंट्स हैं, और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, और इसका वैल्यू D रेज टू पावर n हो गया। तो D इंटू डी कोफैक्टर इज इक्वल टू D रेज टू पावर n है, तो D
तो फैक्टर का वैल्यू d⁻n-1 आ जाएगा। डन। Yes, sir. अच्छा, जैसे अभी अगर अपन ये बोलें कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है, इसका वैल्यू बता सकते हो? No, sir, not on the glance. इसका बताओ। So I don't know. क्या हुआ है? तो बड़ा सिंपल है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो लिखा हुआ है। Oh, sir, like you want me to expand it? हाँ, Without so with expanding I can do, sir. One more. So ABC. इसका So 1 minute, sir. Almost done. So 40. So no, wait, 400, sir. तो पॉइंट इज कि जो इस टाइप के डिटर्मिनेंट जिसमें ये तो हो गया डायगोनल, अगर डायगोनल के एक साइड के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वैल्यू ओनली डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। Yes, sir. और यहाँ भी अपन ने जब ओपन भी किया था तो जैसे फर्स्ट रो वाइज ओपन किया तो a इंटू समथिंग लिखा, उसके बाद इनका तो कुछ रोल ही नहीं है, अपना जो बेसिक मेथड होता है वो a इंटू BR0C, फिर उसके बाद जीरो लिखेंगे और उसके बाद जीरो लिखेंगे, तो यहाँ तो नंबर कुछ भी आ जाए जीरो ही बन जाएगा, ओनली बस ये वैल्यू आ Yes, जाएगी। sir. तो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा अगर डायगोनल के एक साइड के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। यहाँ तो खैर डायगोनल के दोनों साइड के सारे एलिमेंट्स जीरो, तो यहाँ भी आंसर d⁻n आ जाएगा। Yes, ठीक sir. है, एक पॉइंट जैसे ये भी होता है, जैसे अब ये है कि 1 1 1 ABC A²B²C², इसका वैल्यू अपन ने लास्ट क्लास में नोट भी किया था और वो प्रूव भी किया था फैक्टर थ्योरम से, A-B B- C C- आ जाता है। विदाउट यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय एक्सपेंडिंग हमें अगर वैल्यू फाइंड करना है
तो हम इसको एक तो डायरेक्टली एक्सपेंड करें, डायरेक्टली एक्सपेंशन से तो हो ही जाएगा, बट एक पॉइंट Yes, sir. जनरली कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है कि जब भी कोई भी एक रो या कॉलम में 1 1 1 लिखा हुआ है, तो हम उसमें से कोई से भी एक वन की हेल्प से रिमेनिंग दोनों वन को जीरो बना लेंगे। और अभी इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम C2 को C2 माइनस C1 एंड C3 को C3 माइनस C1 ये अप्लाई कर दें, तो दिस डिटर्मिनेंट इज नाउ 1 0 0। यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। Yes, sir. अब जब भी कोई भी एक रो और कॉलम में, जैसे अभी यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का है, तो टू एलिमेंट्स अगर जीरो बन गए, नाउ दिस इज इक्वल एन टू 1 इंटू बी माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है वो सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट इज कि अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है A00 PQR XYZ, तो वी कैन राइट इज सिंपली A टाइम्स QRYZ। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, और सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना सिंपल है। तो इस तरह से अपन को ट्राई कर लेना चाहिए अगर 1 1 1 कोई भी एक रो या कॉलम में दिख रहा है तो। ये चीज अपन कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है कि अगर 1 1 1 यहाँ पे है और ABC PQR कुछ होता, तो हम इस वाले वन की हेल्प से इन दोनों वन को जीरो बना लेते, और ऑपरेशन होता C2 को C2 माइनस C1 एंड C3 को C3 माइनस C1। और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे बन जाता कि 1 0 0 LMN लेट से XYZ। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स MNYZ। ये भी समझ आता है। Yes, sir. हमने इसे अब कॉलम वाइज ओपन किया, अब डिटर्मिनेंट को रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमने कॉलम वाइज ओपन किया, तो रिमेनिंग जो टर्म थी वो 0 इंटू समथिंग से जीरो हो गई। तो अभी तो ये जो लिखा हुआ है इसमें से फर्स्ट कॉलम से B माइनस ए एंड सेकेंड कॉलम से C माइनस ए कॉमन आएगा, और कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू C प्लस ए माइनस B प्लस ए, तो ये B माइनस ए C माइनस ए और C माइनस बी, यानी कि A माइनस बी माइनस सी माइनस ए बन रहा है। ये सारा कुछ है डिटर्मिनेंट में। अब लास्ट डिटर्मिनेंट का पार्ट है क्रेमर्स रूल। इसमें से कुछ नोट करना है। Yes, sir. One minute. डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आता है। Yes, sir. You do it row by row, sir. So if हाँ it's fx, gx, hx in one row, and then you like break it up into three. राइट, if there are variables in each and every row and columns, then we can differentiate it by row wise or column wise। row wise और थर्ड ऑर्डर का अलग से, तो row wise मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पार्ट्स में डिटरमिनेंट बन जाएंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन एंड थर्ड में थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। करेक्ट। Yes, sir. So done, copy.
इसमें कुछ टर्म्स जो जेई में स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो इस तरह से है कि इफ अ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दैट मींस दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. At least one solution, then system is consistent. All variables are equal to 0. Trivial solution. At least one variable non-zero. ये फ्यू टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में लिखा है कि दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो अपन को बस समझ आना चाहिए. So अब can you सिस्टम scroll ऑफ up a little bit? Just yes, sir. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अभी हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल का सिस्टम. ये जो सिस्टम है, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, टू इक्वेशंस गिवन है, तो ये तो सिंस अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है तो हमें समझ आता है कि ये दोनों इक्वेशंस टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है. टू लाइंस के टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट, उनको अपन सॉल्यूशन बोल रहे हैं. तो इस टाइप के सिस्टम के टोटल कितने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल नो सॉल्यूशन आ सकता है क्या टू लाइंस में? Yes, sir. व्हेन When there's no point of intersections of parallel lines. पैरेलल लाइंस, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा. और यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है क्या ओनली वन सॉल्यूशन? इफ So can you लाइंस आर repeat? इन इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो ओनली वन सॉल्यूशन आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है. टू सॉल्यूशंस आ सकते हैं क्या? एग्जैक्टली टू No, सॉल्यूशंस. no, sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं. Yes, sir. When lines are identical. कोइंसिडेंट लाइंस. Coincident दैट lines, मींस yes, sir. दैट मींस इस टाइप का सिस्टम जो है, दैट कैन हैव आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन. इनके अलावा कोई और केस नहीं होगा. Yes, तो sir. इस सिचुएशन में तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और इनको कंबाइन करके सिस्टम कंसिस्टेंट बोल रहे हैं अपन. ठीक है. और अगर अपन ने मान लो क्वेश्चन में सिस्टम दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 आ जाएगा. दैट मींस सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. व्हेन ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल टू 0, दैट मींस द सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो अभी टू इक्वेशन टू वेरिएबल का सिस्टम ये पॉसिबल है. और ये सिस्टम ऑलवेज टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. टू लाइंस के अपन केसेस ऑलरेडी समझ मतलब अपन को समझ आते हैं 2D में कि लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग, लाइंस में भी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, एंड लाइंस में भी कोइंसिडेंट लाइंस. अब उस सिचुएशन में इफ दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस तो कंडीशन क्या होती है? So A1 by A2 equals B1 by B2 equals C1. पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट वाले केस में So parallel lines A1 by A2 equals B2 by B1 by B2, but not equal to C1 by C2. And distinct A1 by A2 not equal to B1 by B2, not equal to C1 by C2.
तो ये तो अपन ने स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब क्रैमर ने क्या किया, एक क्रैमर रूल अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। क्रैमर ने क्या किया, 3 डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन किया। डी जो है वो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिया, a1 b1 a2 b2। d1 लिया c1 c2 b1 b2 एंड d2 लिया a1 a2 c1 c2। अच्छा, अभी हम अगर चलो इस सिस्टम को सॉल्व करना होता तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? So can you repeat? How to solve these two equations? We have to find x and y in terms of a1 b1 c1 a2 b2 c2. So equate the two. कैसे? A1 A1x plus B1y plus C1 equals A2x plus B2y plus C2 and then यहाँ से solve. x सॉल्व कैसे करोगे? आगे x और y चाहिए। अरे पॉइंट इज 2x plus 3y plus 4 equal to 0, x minus 2y minus 3 equal to 0। इनको सॉल्व कैसे करते हैं? So in this case, multiply the first equation by 2 and then the second equation by 3 and then add the two. So तो सेम मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे। In this case, yes, we'll sir. multiply first equation by b2 and second equation by b1, and then we'll subtract, right? Yes, sir. And second thing, we can also use method of cross multiplication. In that method, x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus a1 c2 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। ये भी समझ आता है? Yes, sir. तो यही है क्रैमर्स रूल। यहाँ से x का वैल्यू b1 c2 minus b2 c1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1 आ रहा है। दिस इज, देखो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू a1 b2 minus a2 b1 ही है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू c1 b2 minus c2 b1 है। तो x इज माइनस d1 अपॉन d एंड y इज d2 अपॉन d। ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है। ठीक है, d2 का वैल्यू है a1 c2 minus a2 c1। यानी साइंस करेक्ट लिखेंगे क्या? x का वैल्यू b1 c2 माइनस, ओके, तो d2 में क्या आ रहा है? c1 a2 पहले आ रहा है, मतलब कि ये माइनस वाला भी माइनस आ रहा है। एक मिनट रुकना। आई थिंक अगर हम उसके लिए ये बोल दें कि इक्वेशन को हमने अगर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 लिया, तो ये वाले साइंस जो है वो सेम उसमें आ जाएंगे। चलो इस चीज को मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि साइन जो है वो किस ऑर्डर में लेने हैं। ठीक है, हम अगर a1 b1 को एक साइड और a2 b2 सॉरी c1 c2 को अपोजिट साइड ले लेंगे ना, तो ये आ जाएगा।
हमने लाइन की इक्वेशंस को a1x b1y इक्वल्स टू c1 और इक्वल्स टू c2 लिखा। अभी भी ये वाली कंडीशंस तो एज इट इज होल्ड करेंगी जो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस एंड सो ऑन है, ठीक है। बट अभी क्रेमर्स के अकॉर्डिंग ये जो रूल बन जाता है वो ये है कि अब क्रेमर ने बस ये डिफाइन किया कि d इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2, d1 इज इक्वल टू, अब हम अगर क्योंकि उसने x इज इक्वल टू d1 अपॉन d एंड y इज इक्वल टू d2 अपॉन d डिफाइन किया है, तो x का वैल्यू अगर d1 से आ रहा है तो जो x वाले कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह कांस्टेंट्स रिप्लेस कर दो, c1 c2, और y वाले कोफिशिएंट्स एज इट इज, और d2 जो है वो अब a1 a2 c1 c2, लेकिन हमने यहाँ पे कांस्टेंट्स को राइट साइड में रखा हुआ है, तब जाके माइनस साइन नहीं आता है। अगर तुम लेफ्ट में रखोगे तो फिर माइनस साइन आएगा, बस ये डिफरेंस है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो अगर अपन को माइनस साइन नहीं लाना है तो फिर c1 और c2 को राइट साइड में ट्रांसफर करने के बाद यूज कर लो। और यहाँ पे अब अगर d जीरो हो गया तो यहाँ से ये समझ आता है कि x का वैल्यू एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगा अगर d जीरो हो गया तो। और d जीरो का मीनिंग क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर डिटर्मिनेंट d जीरो करेंगे तो ये जीरो हो रहा है, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो, दैट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 में या तो लाइंस पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट होंगी या फिर लाइंस पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर क्रेमर ने इसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया, अब नोट में लिख देते हैं कि नोट, if d is not equal to 0 then always will get a unique solution. If d is equal to 0 and at least one of d1 or d2 is non-zero, then certainly no solution. And third case, if d equal to d1 equal to d2 equal to 0, then infinite solutions. इन तीनों पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन समझ आता है? Yes, sir. ये है क्रेमर्स रूल फॉर टू इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। और लेकिन ये जो क्रेमर्स रूल है ये हम टू इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए कभी यूज करेंगे नहीं, बिकॉज टू इक्वेशन टू वेरिएबल का सिस्टम सॉल्व करना तो ऑलवेज सिंपल ही होता है, Yes, कैलकुलेशन sir. भी ज्यादा नहीं होती। तो ये हमने ओनली समझने के पर्पज से लिखा है। लेकिन अगर सिस्टम थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल या मोर देन थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल का सिस्टम है तो फिर हम क्रेमर्स रूल यूज करेंगे, बिकॉज तब कैलकुलेशन ज्यादा है। तो उस केस में रिजल्ट्स क्या बनते हैं उसके लिए कि एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल का नोट करेंगे। Hello, sir. हाँ, So एक बार sorry, my Wi-Fi was bad. Can you repeat? एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर अपन थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल का नोट करेंगे। Yes, sir. Done, sir.
ये अपन क्रेमर रूल की बात कर रहे हैं। तो क्रेमर ने 3 वेरिएबल के लिए भी बिल्कुल सेम मैनर में डिफाइन किया कि कांस्टेंट्स को अगर राइट में ट्रांसफर किया और कोफिशिएंट्स वाला डिटर्मिनेंट डी बना लिया, तो अगर x चाहिए तो d1 में a1 a2 a3 के प्लेस पे d1 d2 d3 को रिप्लेस कर दिया, y के लिए d2 में b1 b2 b3 के प्लेस पे d1 d3 रिप्लेस कर दिया, एंड सो ऑन। Yes. ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं, लेकिन जो ये नोट का पॉइंट है ये अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वो चेंज क्या होगा? कि if d is not equal to 0 then unique solution, if d is 0 and at least one of d1 d2 or d3 is non-zero then no solution, if d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0 then either infinite solution or no solution। यहाँ पे अब d3 वाला सॉरी थर्ड वाला पॉइंट जो है ये चेंज हो गया। जब टू वेरिएबल का सिस्टम था तो हमने कहा था कि अगर d1 d2 d3 0 हो जाएगा तो कंफर्मली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन में d1 d2 d3 और d चारों 0 हो गए तो हम कंफर्मली नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन ये पक्की बात है कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ तक के पॉइंट्स नोट कर लो। Yes. Sir. अब ये बताओ कि थ्री वेरिएबल का सिस्टम, जैसे टू वेरिएबल तो 2D में टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्री वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू वेरिएबल टू इक्वेशन 2D में टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन का सिस्टम 3D में थ्री प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये तीनों प्लेन की इक्वेशंस हैं 3D में। अब 3D में प्लेन समझ आते हैं? Yes, sir. Like a square. हाँ। अब कोई भी तीन इक्वेशन यानी कि तीन प्लेन से एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब कि वो तीन प्लेन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और Yes, sir. ये अब तुम्हें मतलब 3D में सोच गया, जिस रूम में तुम बैठे हो उसकी कोई सी भी थ्री वॉल्स को देखो, थ्री वॉल्स एक कॉर्नर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उसका Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तीन प्लेन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि तीन प्लेन में कोई भी थ्री प्लेन्स हैं और एग्जैक्टली टू कॉमन पॉइंट्स आ जाएं? So no, sir. I don't think. पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली थ्री कॉमन पॉइंट्स, एग्जैक्टली फाइव कॉमन पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है। तो अगेन या तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने भी यूनिक सॉल्यूशन तो डिस्कस कर लिया। देखो कि नो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, उन तीन प्लेन का पोजीशन कैसे फिक्स करें कि नो सॉल्यूशन आ जाए। तो अगर हमने So एक all parallel to each other, sir. ऑल पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट कर लिया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। Yes, sir. टू पैरेलल और एक इंटरसेक्टिंग कर लिया, ये मतलब 3D में है। ये जो प्लेन्स हैं वो अभी इस जिस प्लेन में मैंने ड्रॉ कर रखा है उसके आउटसाइड आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने ये वाला केस लिया तो भी नो सॉल्यूशन आ रहा है। Yes, sir. हमने अगर ये वाला केस लिया तो भी नो सॉल्यूशन आ रहा है। Yes, sir. और हमने अगर ये वाला केस लिया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। Sir, how infinite solutions? ये सारा 3D में प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब कि अभी अगर मैं
Oh yeah, ठीक है? yeah, I understand, sir. There'll be one straight line horizontally हाँ, going into the screen. Yes, sir. क्योंकि 2D में डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो टू प्लेन्स तो इस तरह से कट कर रहे हैं, और अब इसी से ही कोई एक थर्ड प्लेन भी कट पास कट जाएगा। इनकी जो इंटरसेक्शन लाइन है, टू प्लेन के इंटरसेक्शन से ऑलवेज, अगर वो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है तो एक लाइन बन जाएगी। Yes, sir. और उसी लाइन से अगर हम थर्ड प्लेन को पास करा दें, तो इस टाइप के सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कौन से? ये जो लाइन है, ये लाइन पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट सॉल्यूशन है, और एक लाइन पे इनफाइनाइट। ठीक है? अब होता क्या है कि मैथमेटिकली इस, अभी तो वैसे अपन ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं। एक बार देखो कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 8। जब हम इस सिस्टम के लिए d लिखेंगे तो वो वैल्यू 0 आएगी, समझ आता है? Yes, sir. d1 भी 0 आएगा, d2 भी 0 आएगा, और d3 भी 0 आएगा, समझ आ रहा है? Yes, sir. d1 में क्या बनेगा? 5 7 8 3 3 3 4 4 4, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि टू कॉलम्स कंप्लीटली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये थ्री पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट प्लेन का सिस्टम है, यानी कि ये वाला केस है। तो व्हेन ऑल d1 d2 और d3 0 है, तो उस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है? सेकंड, अगर हमने लिया कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 1, एंड 3x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल टू 6। इस वाले केस में जब तुम d1 d2 d3 चेक करोगे ना, तो ये सारा अगेन 0 आ जाएगा। और वो 0 क्यों आ रहा है? बिकॉज अभी देखो d जो है वो 2 1 3 3 2 5 4 5 9 ऐसे बन रहा है d। इसका वैल्यू 0 समझ आता है? Yes, sir. कैसे? विदाउट एक्सपेंडिंग इसको 0 कैसे प्रूव करोगे? Without expanding, sir. हाँ, I don't know, sir. Without expanding, sir. हो गया। समझ आ गया? C3 नहीं, R3। Yeah. Yes, sir. तो R3 को R3 माइनस R2 माइनस R1, और अभी हम अगर D1 और D2 और D3 भी फाइंड करें तो सेम ऑपरेशन से उनके भी लास्ट रो के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। तो इफेक्टिवली अभी D1 D2 D3 सारे 0 आ रहे हैं, बट इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब ये समझ कैसे आएगा कि कब नो सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? और अगर तुम ये वाला केस चेक करोगे, इस वाले केस में D0 आ जाएगा, लेकिन D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो आएगा। तो इस केस में तो सर्टेनली नो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है? अभी तक की बात ये समझ आ गई कि थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन वाला सिस्टम का ज्योमेट्रिकली यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। समझ आ गया ये? Yes, sir. तीनों प्लेन्स एक कॉमन पॉइंट पे, ओनली एक कॉमन पॉइंट पे सेट करना है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तीनों प्लेन्स पैरेलल डिस्टिंक्ट हो गए, अपन ने कई सारे केस बना रखे हैं, तो इन सारे सिचुएशंस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीनों ही प्लेन एक कॉमन लाइन से पास कर गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें तो क्वेश्चन का
सॉरी प्लेन का ओनली इक्वेशन ही गिवन होगा, तो उस इक्वेशन से हमें मैथमेटिकली कैसे चेक करना है कि सिस्टम का कौन सा सॉल्यूशन होगा। उसके लिए अगर हम प्रॉपर क्रेमर्स रूल से जाते हैं तो क्रेमर्स रूल तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर D0 नहीं आया, D0 आ गया तो, अगर D0 नहीं आया तो हमने चलो बोल दिया कि चलो एक ही डिटरमिनेंट सॉल्व किया, और एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमने बोल दिया कि इस प्लेन का, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर D0 आ गया तो फिर हमें फर्दर D1, D2 और D3 भी फाइंड करने पड़ेंगे, और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना लेंदी होता है। उसमें भी लेट्स से कि हमने इतना सारा कैलकुलेशन भी कर लिया, बट बाई चांस D1, D2 और D3 सारे ही जीरो आ गए, तो भी हम कुछ बता ही नहीं सकते कि आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है कि एग्जाम के पॉइंट से बार उनको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन गिवन है, जो भी सिस्टम गिवन है, वो सिस्टम में हम ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जैसे ये सिस्टम गिवन है कि क्या कोई भी टू इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं अभी। Yes, so I think. कैसे, कौन कौन सी इक्वेशन से क्या बनाए। So add 1 and 2, right? हाँ, 1 और 2 को ऐड करके थर्ड इक्वेशन एग्जैक्टली मैच कर रही है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट पता है क्या होता है। Yes, so we covered it in हाँ बोलो क्या। L1 plus lambda L2 equals 0. If you have a line that can be represented by L1 plus lambda L2 equals 0, then the intersection point, then yeah, the intersection, then दिस लाइन, those lines will, if L1 equals to 0 and L2 equals to 0 are two fixed line, then then, any line passing through intersection point yes, of can be L1, represented by L1 plus lambda L2. ये सेम कंसेप्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स का भी होता है। इफ P1 equal to 0 and P2 equals to 0 are two planes, then P1 plus K P2 is equal to 0 is that plane which is passing through intersection of these two planes। और दो दो लाइन तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यानी कि ये वाला जो प्लेन है, थर्ड प्लेन, ये इन दोनों की जो कॉमन लाइन है उससे पास कर रहा होगा। और अब ये चीज 3D में समझ आ गई। P1 प्लेन, P2 प्लेन, कोई भी टू प्लेन्स हैं तो उनसे अपन ने समझ लिया कि ये इनकी इंटरसेक्शन लाइन है, और अभी जो इंटरसेक्शन लाइन है वो इस वाले प्लेन के आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटरसेक्शन लाइन है। इसी इंटरसेक्शन लाइन से हमने ये वाला प्लेन पास करा दिया। तो ये तीनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स इनफाइनाइट आ गए, यानी कि एक कॉमन लाइन आ रही है इन तीनों प्लेन में। Yes, sir. समझ। तो पॉइंट यहाँ पे यही था कि इफ वी कैन राइट थर्ड प्लेन इन टर्म्स ऑफ एनी टू प्लेन्स, दैट मींस P1 प्लस K P2, यानी या फिर लैम्डा P1 प्लस K P2 इज इक्वल टू म्यू P3 बन जाए, तो ये सेम फैमिली के मेंबर्स हो जाएंगे। गॉट इट। Yes, sir. और इस सिचुएशन में ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि P1 प्लस P2 इक्वल टू P3 बन रहा है, सारा कुछ मैच कर रहा है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। मान लो ऐसे होता तो अभी वेरिएबल पार्ट से तो P1 प्लस P2 जो है वो P3 से मैच कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P1 और P2 अगर ये वाले प्लेन है, कांस्टेंट अगर 5 की जगह 6 लिखा होता तो फिर P3 ये वाला प्लेन आ रहा था, लेकिन कांस्टेंट तो सिंस 5 लिखा हुआ है तो ये वाला प्लेन अब यहां चला गया, और P3 ये वाला प्लेन हो गया। समझ आएगा, Yes, sir. बिकॉज पैरेलली मूव किया है, बिकॉज वेरिएबल पार्ट सेम है। और अगर P3 यहां चला गया तो नाउ दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी टू प्लेन के कॉम्बिनेशन से थर्ड प्लेन का वेरिएबल पार्ट तो मैच कर रहा है, बट कांस्टेंट पार्ट मैच नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम पहले ये चीज ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि
कोई से भी दो के कॉम्बिनेशन से थर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद क्रैमर्स रूल की बात कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल मतलब उनको थ्योरेटिकली तो पता होना चाहिए कौन से पॉइंट में क्या होता है, लेकिन इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में हम मैथमेटिकली यूज नहीं करेंगे। ठीक है। Yes, अब sir. जैसे ये बोला जाए, क्वेश्चन इज, एक तो जेई ने पूछा था, बहुत ही फालतू सवाल पूछा था, 2x+3, जेई एडवांस ने और पूछा था। अगर मैं एग्जैक्टली डेटा देखूं ना, एक बार होल्ड करूं, मैं वही क्वेश्चन लिखता हूँ एज इट इज, प्रोवाइडेड मेरे पास हो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। पता नहीं इसमें है नहीं, चलो, पर कोई भी मतलब उसका जो नंबर्स अलग थे उसमें, ऐसे कोई क्वेश्चन था कि 2x+3y+4z=6, x-2y+z=5 and 3x+ky+4z=1. Find k for which this system of equations has exactly two solutions. बताओ क्या आंसर आएगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम का सॉल्यूशन का टाइप क्या क्या हो सकता है। या तो एक यूनिक यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, या फिर Yes, नो sir. सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइट Infinite सॉल्यूशन। solution. Yes, sir. So that's what I कभी was भी thinking. एग्जैक्टली टू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो Yes, के sir. बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, So phi null set, right? नल सेट। समझ आ गया ना कि इस Yes, sir. टाइप के केस में कभी एग्जैक्टली टू या एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशंस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्टली वी कैन से दैट के बिलोंग्स टू 5। तो ये जेई एडवांस ने पूछा हुआ है डिफरेंट नंबर्स के साथ, बट क्वेश्चन का एसेंस ये था, तो वहां पे के बिलोंग्स टू 5 नो सॉल्यूशन आंसर था, या ऐसा कुछ था कि फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, तो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इक्वेशन के लिए
इन दिस केस यहाँ प्लस साइन है। तो यहाँ पे हमने भी जो बोला कि हमें इस टाइप की सिचुएशन में डायरेक्टली क्रैमर्स रूल नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कि कोई भी टू इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से थर्ड बन रहा है क्या, चेक करो। No, sir. नहीं बन रहा। No, sir. I was thinking we could add 1 and 2 over there, but didn't. इक्वेशन नंबर 1 into 2 मतलब डबल ऑफ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 किया, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 का वेरिएबल पार्ट मैच कर रहा है। Yes, sir. 12 माइनस 5, तो ये आ रहा है, ठीक है ना। एंड इक्वेशन नंबर 3 जो गिवन है वो 3x प्लस 8y प्लस 7z इक्वल टू 3 गिवन है। दोनों कंडीशंस एक साथ तो होल्ड कर नहीं सकती। That means we Yes, can sir. say that system has no solution. Yes, sir. तो अगर सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, Inconsistent. ठीक है, ओनली वन आंसर होगा। तो मेथड समझ आया कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट की बात तो भी बाद में आएगी। अगर ऐसे ही करके आंसर आ जाएगा तब तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसको अपन पहले इस मेथड से ट्राई करेंगे। कई बार अभी डायरेक्टली भाई ऑब्जर्वेशन समझ नहीं आए कि क्या कॉम्बिनेशन लेना है क्या नहीं लेना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो फर्स्ट इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो कि यहाँ पे 2l प्लस एम इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी हाँ, फर्स्ट और सेकंड को एल एम से मल्टीप्लाई करके थर्ड के इक्वल कर रहे हैं और एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल किया है। फिर y की बात करें तो 3l माइनस 2m इक्वल टू 8। z की बात करें 4l माइनस m इक्वल टू 7। अब कोई सी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके l और m फाइंड कर लो। 3 को सॉल्व करने से बेटर है कि अपन टू इक्वेशंस को, टू वेरिएबल को सॉल्व करें। तो l और m का जो वैल्यू आ रहा है वो अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये जैसे अभी सॉल्व करोगे तो l का वैल्यू 2 आ जाएगा और m का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर यहां से समझ आ जाएगा कि हमें ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है। अगर थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो रहा होगा। डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट भी समझ आया। Yes, sir. बट ये हमें तभी करना, मतलब पहले हमें जस्ट बाय लुकिंग द इक्वेशंस ये जनरली समझ आ जाता है कि क्या मैनिपुलेशन अप्लाई करें। लेकिन कुछ डेटा कुछ ऐसे ही सेट कर दिया जो नहीं देख के समझ आ रहा, तो फिर अपन इस तरह से LMN लेके सॉल्व कर सकते हैं। बट पॉइंट की अगर इतना ही सिंपल रहेगा या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा तो फिर क्रेमर्स रूल पढ़ने का सेंस क्या है? उसके लिए एक क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं।
अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग कि कभी भी इन रूल्स में अगर कंफ्यूजन है तो जस्ट समझने के पर्पज से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक्स वाई और जेड का वैल्यू है, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो है, तो एक्स वाई जेड ऑलवेज डिफाइन हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो है एंड कोई सा भी एक न्यूमरेटर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो कभी डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ऑलवेज नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। लास्ट केस की अगर Yes, sir. न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर जीरो है तो काइंड ऑफ जीरो बाय जीरो बन रहा है। और जस्ट समझने के पर्पज से कि जीरो बाय जीरो जो फॉर्म है, यूं समझ लो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दैट मीन्स कि इसका आंसर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ये जस्ट इसलिए कि कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अगर नॉन जीरो अपॉन जीरो आ गया तब तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन जीरो अपॉन जीरो आ गया तो हो सकता है कुछ डेटा ऐसा हो कि सॉल्यूशन आ जाए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट चलो एक एक करके लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन में पी और क्यू के वैल्यूज क्या क्या होंगे। और क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी पी और क्यू दो वेरिएबल हैं, तो कोई भी टू इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से थर्ड इक्वेशन बना नहीं पाएंगे जब तक पी और क्यू है। तो हम डिटर्मिनेंट पहले जीरो, डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो करेंगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए। चलो ये कैलकुलेशन के बाद आई थिंक पी माइनस टू क्यू माइनस थ्री या थ्री माइनस क्यू ऐसे कुछ आ जाता है। मान लो ये आ जाता है, देख लेना क्या आएगा। तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स P belongs to R except 2 and Q belongs to R except 3। ये यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में आंसर आ गया। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि फाइंड इफ दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अभी क्या करेंगे? या चलो पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर ले, वो सिंपल पड़ेगा। So P equals 3 and Q equals 3 also. इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अपन चलो बात कर रहे हैं, तो वही तो डाउट है ना कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या आंसर लिखेंगे। दोनों में अलग अलग आंसर्स आएंगे। Yes, sir. तो दोनों में P2 एंड Q3 तो बोल नहीं सकते। तो हमने कहा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये तो कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट जीरो होगा। Yes, डिटर्मिनेंट sir. जीरो का मतलब कि P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 3 आएगा। एंड नहीं है, और है। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे कि इस अभी हमने बस क्रेमर रूल का इतना यूज किया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट जीरो करेंगे। अब P को 2, पहले हम ये वाला केस एनालाइज कर रहे हैं और P को 2 पुट करके चेक कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन है ये 2x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4 आ गई। ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली मैच कर गई। Yes, sir. अब Q वाली इक्वेशन कुछ भी हो जाए, ये तो दिख ही रहा है कि ये इनके पैरेलल तो नहीं है। प्लेन जो आएगा थर्ड वाला, वो फर्स्ट और सेकंड तो प्लेन अब ऐसे आ गए, फर्स्ट प्लेन ये तो सेकंड प्लेन भी ये, कोइंसिडेंट प्लेन्स आ गए। Yes, तो sir. थर्ड वाला प्लेन कहीं भी आ जाए, दिस सिस्टम विल ऑलवेज हैव Infinite इनफाइनाइट सॉल्यूशन। solutions. तो इसका मतलब कि हम बोल रहे हैं कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस P मस्ट बी 2 एंड Q तो कुछ भी आ जाए चलेगा। Q पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो Q3 होगा तो भी चलेगा और Q3 नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक Yes, है। sir. अब हम Q इक्वल टू 3 वाला केस एनालाइज करें। Q को 3 पुट किया तो सेकंड इक्वेशन
यहीं से लिख देता हूँ, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 आ रही है, और थर्ड इक्वेशन x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 थी, और फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस, नहीं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस py, ये है। ठीक है, इस केस में बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है क्या? Yes, sir. p की कोई भी वैल्यू के लिए आ रहा है, No, 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 sir. तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन ओनली p इक्वल टू 2 के लिए आ रहा है, Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो सेकंड और थर्ड से मैच कर नहीं रही, और हम जस्ट अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो y 0 आ जाएगा। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया तो y 0 आ गया, और y 0 कब बोल रहे हैं, जब p का वैल्यू 2 नहीं है। अगर p का वैल्यू 2 होगा तो उस केस में तो y वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर p का वैल्यू 2 नहीं है तो y 0 आ गया, y को 0 वापस से यहाँ पुट किया तो x प्लस 3z इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y को 0 यहाँ पुट किया तो x प्लस 3z इक्वल टू 5 आ जाएगा, और ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो p नॉट इक्वल टू 2 बोलना गलत है, दैट मीन्स p इक्वल टू 2 बोलना सही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर ओनली p इक्वल टू 2 एंड q बिलोंग्स टू r हो गया। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. एंड लास्ट केस है नो सॉल्यूशन। हमने कहा कि कोई भी सिस्टम का या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। हमने यूनिक का आंसर लिख लिया, इनफाइनाइट का आंसर लिख लिया, तो जो बचा हुआ आंसर है वो नो सॉल्यूशन का हो जाएगा। और बचा हुआ आंसर क्या है कि Q बिलोंग्स टू, Q को हमने बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 3 कर दिया, तो अभी बचा हुआ आंसर है Q इक्वल्स टू 3 एंड P इज नॉट इक्वल टू 2। ये आंसर बचा हुआ है। Yes, sir. तो ये थर्ड केस का आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन का। इस तरह से अपन, मतलब अभी भी अपन ने वही इक्वेशन का कॉम्बिनेशन ही चेक किया, बट हाँ थोड़ा सा क्रेमर्स रूल का यूज कर लिया कि D0 वाला पॉइंट या यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और कुछ खास नहीं है। कभी भी हम तीनों डिटरमिनेंट को सॉल्व तो नहीं करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक बार देख लो, और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में अभी, क्योंकि अभी तो तुम्हारा आज टेस्ट हो जाएगा, तो एक बार एलिप्स हाइपरबोला में सारा कंप्लीट कर लेना। हाइपरबोला में तुमने कुछ सॉल्व किया है क्या अभी? So 1A. 1A, और एलिप्स में 2A तक कर लिया ना आई थिंक। Yes, sir. ओके, तो ऐसा कर लो, पहले एक बार हाइपरबोला का एक्सरसाइज 1B और 2A कर लो, उसके बाद फिर एलिप्स का Okay, रिमेनिंग sir. कर लेना। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, तो अपन Yes, sir. क्रेमर्स रूल और इससे रिलेटेड पॉइंट्स कुछ और नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और फिर इसके आगे मैट्रिसेस कंटिन्यू करेंगे। अपना डिटरमिनेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स शुरू करेंगे। ठीक Okay, है, sir. चलो ओके, Bye, sir. Thank you. ओके बाय।